हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज स्प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 1 क्लास 11 के बच्चों का, जो सीबीएसई के बच्चे हैं एनसीईआरटी बेसिस पे। ठीक है, आज मैं लेके आई हूँ काव्य खंड में पाठ 5 घर की याद। एक महत्वपूर्ण कविता है जिसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, भवानी प्रसाद मिश्र जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय कि घर की याद में कौन सी विषय वस्तु है उसकी व्याख्या हम देखेंगे, उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट। पहले इनके परिचय की तरफ, भवानी प्रसाद मिश्र जी के परिचय की तरफ। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता युग के प्रमुख कवि हैं और दूसरा सप्तक के प्रथम कवि। ये दूसरा सप्तक क्या है, प्रयोगवाद, जो नई कविता का छायावाद के बाद और के स्वच्छतावाद के बाद जो प्रयोगवाद का युग आया, तो उसमें आगे जो आधुनिक नई कविता के क्या है, प्रयोगवाद के क्या हैं, जनक हैं। नहीं, प्रयोगवाद के जनक हैं हमारे अज्ञेय जी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। उन्होंने सात कवियों को लेकर सात कवियों को लेकर तार सप्तक बनाया, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो ये दूसरा सप्तक के प्रथम कवि थे। तो प्रयोगवाद के रूप में प्रसिद्ध जो प्रमुख कवि थे प्रयोगवाद के, उनको लेकर उन्होंने 7 कवियों का एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, इनको भवानी भाई के नाम से जाना जाता था। भवानी भाई के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 29 मार्च 1913 सन टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र जी थे। इनकी माता गौतमी देवी कुशल गृहिणी थी और इनकी पत्नी का नाम त्रिपुरा रानी देवी था। ठीक है, सहज लेखन एवं सहज व्यक्तित्व इनका प्रमुख परिचय था और इन्होंने गांधीवादी धारा का समर्थन किया। और गांधीवादी धारा प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के लिए। नहीं, इसीलिए इन्हें कविता का गांधी कहा गया। इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में जो गांधीवादी शैली थी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती थी। ठीक है, और इन्होंने जो भी विषय वस्तु उठाई उसका एकदम सहज लेखन किया, सीधे सीधे रूप में। ऐसी सिंपल विषय वस्तु को उन्होंने अपने काव्य का विषय वस्तु बनाया जो जिसके तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। एकदम साधारण विषय वस्तु को, जो हमारे अभिन्न अंग हैं, उन विषय वस्तु को उठाया जिसके तरफ हम सोच ही नहीं सकते कि अरे यह भी काव्य का विषय हो सकता है। उन्होंने ऐसे विषय वस्तु को उठाया। ठीक है, और उन्होंने 1958 से 1972 तक संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन भी किया, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि गांधी धारा के प्रमुख समर्थक थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गीत फरोश जो कि उनकी पहली रचना थी, जो कि बहुत फेमस हुई। सतपुरा के जंगल, नहीं, मध्य प्रदेश जंगलों के लिए प्रसिद्ध है और उनका जो बचपन और किशोरावस्था जो बीता ये होशंगाबाद टिगरिया गांव के आसपास बीता और उन्होंने जंगलों को बहुत नज़दीक से देखा। नहीं, सन्नाटा, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख उनकी प्रमुख रचनाएं थी। बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जो साहित्य का एक सम्मानित पुरस्कार है। तो पुरस्कार में भी हम देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान 1981-82 में, और भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए। ठीक है, इनका निधन 20 फरवरी 1985 नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। और ये जो क्या कहते हैं, घर की याद, जो इनकी एक कविता है, वह जेल प्रवास के दौरान, जब वे जेल में थे, मैं आपको बताना भूल गई, ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत सक्रिय कवि थे। इन्होंने जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया
और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, तो इस क्रम में वह बहुत बार जेल भी गए। तो जेल में रहने के क्रम में उन्होंने ये कविता लिखी है, घर की याद। जेल में रहने के क्रम में जो यातनाएं थी, जो बातें थी, वो उनके मतलब उनके दुख को झेलते हुए, उस कष्ट को झेलते हुए उन्हें घर की याद आ गई, घर के परिवारजनों की याद आ गई, और क्या कहते हैं, उनके ना रहने पर जो वहाँ का माहौल, जो दुख कष्ट था, उनकी याद आई और कविता की पंक्तियों के रूप में हमारे सामने यहाँ पर साहित्य में आ गई। ठीक है, तो ये उनका परिचय था। अब चलिए कविता परिचय में देखें कि घर की याद में वो किस पंक्ति के माध्यम से अपने घर के, परिवार की किस रूप में उनको याद करते हैं, और उसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। तो चलिए अब उनकी कविता की तरफ हम चले। घर की याद, यह जो घर की याद कविता है, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से दूरी की पीड़ा बहुत सता रही है। कवि के मन संसार में, स्मृति में, यादों में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, और घर की जो अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद है, इस कविता का केंद्रीय भाव बन के हमारे सामने प्रकट होती है। तो मैंने आपको इनके परिचय में बताया कि इनकी जो कविता होती है सहज और लोक के अधिक करीब है, और ये जिस विषय वस्तु को उठाते हैं उसे क्या करते हैं, घरेलू बना लेते हैं, यानी अपना बना लेते हैं। घरेलू का मतलब घर का, घर जैसा बना लेते हैं, घर जैसा सहज बना देते हैं। तो देखिए घर की याद, जो कि क्या कहते हैं, जेल जाने के दौरान जेल में उनको अपने परिवार की याद आती है, उनको अपने परिवारजनों की याद आती है, और कैसा रूप वह दिखा रहे पंक्ति के माध्यम से हम पंक्ति में देखें। आज थोड़ी लंबी कविता है ये, और तो पढ़ी जाए इसको। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में कवि बता रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है मतलब आँखों से घर को याद करते हुए आँखों से आंसू बह रहे हैं। पानी गिर रहा है, और बहुत थोड़े आंसू नहीं बह रहे हैं, बहुत आंसू बह रहे हैं, और रात भर यह बहे हैं याद में, परिवार की याद में। प्राण मन घिरता रहा है, और जो क्या कहते हैं, मन और प्राण है, इस आंसू से वह डुबोए हुआ है, यह पानी से घिरा हुआ है, मन व्याकुल है उनका। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आंसू बह रहे हैं, घर की उनको याद आ रही है, और जेल में जो कष्ट हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं, और जो एकांतपन है, भीड़ में भी जो एकांतपन उनके मन में जो आ रहा है, वह उन्हें व्यथित कर रहा है। और पूरा जो मतलब घर का जो स्वरूप था उनके नज़र के सामने तैर रहा है। वह रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, घर को याद करते हुए हैं। उनकी नज़र में पूरे घर का स्वरूप और वातावरण तैर रहा है, जैसे कि सामने से वो देख रहे हों। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वह घर मेरी आंखों के सामने तैर रहा है जो मुझसे दूर है। यानी अभी मैं जेल में हूँ, और घर का जो रूप है, घर का जो वातावरण है, मैं उससे बहुत दूर हूँ, और मेरा जो घर है वह क्या है, खुशी का पूर है, यानी खुशियों से भरा है। उस घर से मैं दूर हूँ, और उसी को याद करके मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से पानी गिर रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। घर में 4 भाई, अब अपने परिवार का वह परिचय दे रहे हैं कि कितने लोग उस परिवार में थे, कि घर में अपने उनके 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, और बहन आई हुई है, वो कल्पना कर रहे हैं कि बहन आई हुई है अपने मायके। बहन आई बाप के घर, नहीं, यानी बहन कहाँ आई है, अपने पिता के घर आई है। और जो 4 बहनों की एक बहन है वह घर आई है,
और आगे की पंक्तियों में हाय रे परिताप का घर, लेकिन वह घर क्या बना हुआ है? अत्यधिक दुख का घर बना हुआ है। परिताप मतलब अत्यधिक दुख, परिताप मतलब बहुत ज़्यादा ताप, दुख, अत्यधिक दुख का घर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके नहीं रहने से जो घर का वातावरण है कष्ट में है और ये जेल में है, तो सबको चिंता होती है। और अभी इनके नहीं रहने से घर क्या बन गया है? बहुत ही ज़्यादा दुख का घर बन गया है। आगे की पंक्तियों में और वो परिचय दे रहे हैं, घर में सब जुड़े हैं, यानी जो घर में जो सदस्य हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने अपने परिवार का परिचय, अपने परिवारजनों का वो परिचय दे रहे हैं। सब की इतने कब जुड़े हुए हैं? सब एकदम सही रूप में, एकदम अच्छे से कब से जुड़े हुए हैं? 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। और ऐसा लगता है कि 4 भाई और 4 बहिनें हैं, और वो क्या, भाई भुजा है और बहन क्या है? प्यार है। ठीक है। और आगे अपनी माँ का परिचय दे रहे हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी। अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी जो माँ है पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी, और मेरे दुख में वह मेरे लिए क्या है? गढ़ है। नहीं, अभी वह मेरे दुख से में गढ़ी हुई है, गढ़ बनी हुई हैं, क्योंकि उनका बेटा, जिसका बेटा जेल में हो और माँ घर में हो, तो उसे चैन नहीं होता, दुख के अवसाद उन्हें घेरे रखते हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और मेरी माँ ऐसी हैं, हर बच्चे के लिए अपनी माँ ऐसी ही होती है। कभी उनकी ममता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो माँ ऐसी है जिसकी गोद में सिर रखकर सो जाओ तो फिर कोई दुख सामने नहीं फटक सकता, कोई भी दुख नहीं, सारे दुख मैं भूल जाता हूँ माँ की गोद में सोकर। आगे की पंक्तियाँ देखिए, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कह रहे हैं वो कि उनकी जो स्नेह धारा है वह यहाँ तक बह रही है, उनके जो प्रेम और स्नेह का जो रूप है मैं यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक उनकी धारा बह रही है, और यहाँ चारों तरफ वह पसरी हुई है। उनकी जो प्रेम और स्नेह की धारा है यहाँ तक भी चारों तरफ पसरी हुई है, उनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने पहले ही परिचय दिया कि उसे लिखना नहीं आता। जो बच्चे की आस रहती कि वह कोई मुझे पत्र लिखे, तो वह चाहती होंगी पत्र लिखने, लेकिन उसे लिखना नहीं आता, इसीलिए मैं उनका कोई पत्र भी नहीं पाता हूँ। अब पिता की चर्चा कर रहे हैं, पिता के बारे में बता रहे हैं आगे की पंक्तियों में। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जो अब बुढ़ापा के चरण में पहुंच गए हैं, लेकिन कभी भी उनके रूप में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि वह बूढ़े हो गए हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वह अभी भी दौड़ धूप करते हैं, दौड़ कर सारा काम करते हैं। बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं पाया है, उम्र को उन्होंने अपने पे हावी नहीं होने दिया, आज भी वह खिलखिलाए हुए से रहते हैं। मतलब बुढ़ापा में जो अवसाद आ जाता है वह उनके चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, वह आज भी खिलखिलाए रहते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। यहाँ पर क्या अपने पिता के बारे में, उनके व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं कि मौत अगर उनको आ जाए तो उनको डर नहीं है, वह मौत के आगे भी नहीं हिचकते हैं। शेर के आगे न बिचके, यानी कोई भी कैसा भी दुख आया, कितनी भी संकट आए, शेर यहाँ प्रतीक किसका है? संकट का प्रतीक है। वह उन्हें मतलब बर्बाद नहीं कर पाया, उन्हें हिला नहीं पाया। बिचके मतलब वो उथल पुथल नहीं हुए, नहीं डोले नहीं,
कितने भी कठिन कष्ट दुख उनके सामने आए वह डोले नहीं। बोल के बादल गरजता, उनकी बोली में आज भी गर्जन है, आज भी उनके अंदर जो आत्मशक्ति है वह उनका परिचय है। वो सामने सामने से जैसे बादल गरजता है, वह गरज कर किसी को भी सहमा सकते हैं और अपने अपने पे आकर्षित कर सकते हैं। काम में झंझा लरसता, और हर काम में क्या कहते हैं, उनका जो रूप है हर काम में वह लगनशील दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे की पंक्तियाँ। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। आज भी अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी वह रोज़ एकदम नियम से गीता का पाठ करते हैं। वह उनको याद करते हुए ये बातें, ये कवि पंक्ति लिख रहे हैं, दंड 260 करके। और वो दंड उठक बैठक जो उनके पिता के क्या कहते हैं, उनके जो क्या कहते हैं रूटीन में शामिल है, वो कभी ऐसा नहीं कि नहीं करते। वह 260 दंड उठक बैठक लगाते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं पाया है। और जो उनका मुगदर है और क्या करते हैं, उनको हिलाकर वह अपने शारीरिक बल को बढ़ाते हैं। और यह उनके एकदम से जो क्या कहते हैं रूटीन में शामिल है, जिसका पालन वह कठिनता से एकदम सही रूप से करते हैं और बिना छोड़े एकदम नियम से इस क्या कहते हैं नियम का वो पालन वो दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। ठीक है, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। और जब वो नीचे आए होंगे सब काम करके अपनी दैनिक क्रियाकलाप रोज़ की जो उनकी दैनिक दिनचर्या है वह कर जब नीचे आए होंगे तो उनके आँखों में भी मेरे चलते जल भर आए होंगे, आंसू से उनके आंखें भर गई होगी। अब उसी में कह रहे हैं फिर याद करते हुए अपने पिता को, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, मेरी आँखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और मेरे सामने आज घर का जो रूप है स्वरूप है नज़र में क्या हो रहा है, तैर रहा है। आगे फिर परिचय बता रहे हैं वो, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। तो 4 भाई हम 4 बहनें जो हैं और भाई भुजा है तो बहन क्या है, प्यार है। खेलते या खड़े होंगे, वो याद करते हुए उनको कल्पना कर रहे हैं, या तो वह खेलते होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और क्या कहते हैं जो पिताजी की जो आँखों में जल भर आए होंगे उनकी नज़र उन पे ज़रूर पड़ी होगी, नज़र उनको ज़रूर पड़े होंगे कि पिता की यह अवस्था है, यह व्याकुलता है और जो पिताजी दुखी हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यानी वो क्या कहते हैं 4 भाई 4 बहनें उनके घर में हैं, वो शायद 5वें भाई के रूप में हैं। तो उसी क्रम में वह बता रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। यानी पिता की नज़रें उन पर पड़ी होगी कि 4 भाई है 4 बहनें हैं और आपस में प्यार से या तो ये खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, उन पे जो नज़र पड़ी होगी। और जिस पिताजी को बुढ़ापा कभी छू नहीं पाया, जिसे दुख कभी छू नहीं पाया, एक क्षण भी बुढ़ापा का लक्षण उनको छू नहीं पाया, लेकिन याद करके यानी मेरा नाम लेकर 5वें का नाम लेकर यानी मेरा नाम लेकर वो बराबर से रो पड़े होंगे और मेरी कमी उनको खल रही होगी। नहीं, आगे की पंक्तियाँ, 5वां मैं हूँ अभागा, अपने बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि वो 5वां बेटा कौन है, मैं हूँ। नहीं, मैं अभागा हूँ, जो उनके प्यार से वंचित हूँ, घर से दूर हूँ। नहीं, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और मेरा परिचय वह किस रूप में देते हैं कि सोने पर यह सुहागा है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। नहीं, हमेशा पिताजी उनके बारे में यही कहते रहते हैं और प्यार में वह
बहते रहते हैं कि यह जो मेरा 5वां बेटा है, जो भवानी है, वह सोने पे सुहागा है। इस बात को याद करके कवि भावुक हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा देता हूँ अभागा। आज जिस बेटे को वह स्वर्ण बेटा कहते थे, आज वह उन्हें क्या प्रतीत हो रहा होगा? हेटे, यानी निम्नतम प्रतीत हो रहे होंगे, नहीं गौण प्रतीत हो रहे होंगे, हीन प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि मैं जो उन पर सुहागा बना फिरता था वह आज क्या बन गया हूँ? अभागा बन गया। अभागा बनकर यहाँ बंधा बैठा हूँ। इस जेल के काल कोठरी में मैं अभागा बनकर यहाँ बंधा बैठा हूँ। बड़े दुख से इस पंक्ति को याद करते हैं अपने पिता को। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और पिताजी के इस मतलब रूप से जब वो दुखी हुए होंगे और उनका जब आत्मबल कमज़ोर हो रहा होगा, मुझे याद करके, तो माँ अपने स्वभाव बस उन्हें समझा रही होगी कि और उनको कह रही होगी कि दुख कितना बड़ा होगा, आप इतना दुखी मत होइए, आँख में क्यों पानी बरसा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? रोना नहीं है, वहाँ पर भवानी क्या होगा? अच्छा होगा। मुझे नाम से संबोधित करके याद करते हुए माँ उन्हें ढांढस बंधा रही होगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो वहाँ पर माँ समझाते हुए आगे क्रम में कह रही है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, वह ठीक ही होगा, वह तुम्हारी लीक ही है, यानी तुम्हारा जो उसको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुमने जो उसे निर्देश दिया है सही दिशा में चलने का, वह उसी पे चल रहा है, वह हर तरह से ठीक होगा। तुमने जो उसे अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छी नीति बताई है, वह तुम्हारे ही लीक पे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, वह अच्छा होगा, भवानी अच्छा होगा। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसी क्रम में और फिर पिताजी को वह समझा रही होगी, अगर वह पाँव पीछे हटा लेता और राष्ट्र आंदोलन में शामिल होकर पीछे हट जाता, जेल नहीं जाता, तो वह मैं क्या करता? मुझे लज्जापूर्ण माहौल देता, नहीं मेरी कोख को लजाता, मैं उसे बेटा कहने में लजाती। उसने राष्ट्र आंदोलन में भाग लेकर हमारा गर्व बढ़ाया है, नहीं, और इस तरह हो न कच्चे। अब पिता को समझा रही होगी, इस तरह कच्चे मत बनो, तुम तो दृढ़ मनुष्य हो, दृढ़ व्यक्ति हो, अगर तुम ऐसे कच्चे पड़ जाएंगे और घर में जो बच्चे हैं वह भी रो पड़ेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। आगे की पंक्तियाँ, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। माँ के यह कहने पर कि इतने कच्चे मत हुओ और बच्चे रो पड़ेंगे, तो फिर उन्हें अचानक से इस बात का ध्यान आता है कि मेरे कमज़ोर पड़ने पे पूरा घर क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे का मनोबल टूट जाएगा और वहाँ भवानी भी दुखी हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रिश्तों की डोर आपस में बंधी रहती है। तो पिताजी माँ को कहते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि पिताजी ने यही कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। इस बात को कहने में कितना वो अंदर में बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैं कहाँ रोता हूँ, वह रो रहे हैं, अंदर से उनका दिल टूट रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ रोता हूँ, मैं अपना धीरज कहाँ खोता हूँ। आगे की पंक्तियाँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वो ना तरसे। अब यहाँ पर अपने आँखों से जो उनकी जो सावन भादों की जो बूंदें बरस रही है और उन्हीं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ए है सजीले हरे सावन, तुम ही मेरे पुण्य पावन हो, और क्योंकि तुम्हारी जो धाराएं बहती है मेरी आँखों से, मेरा जो चित्त है वह पुण्य हो जाता है और पवित्र हो जाता है।
तुम चाहे जितना भी बरस लो मेरी आँखों से, हर तरह से तुम बरस लो, जितना मन है उतना बरस लो, लेकिन वे ना बरसे, मेरे माँ पिता के आँखों में बन के आंसू ना बरसे, और मुझ पाँचवें के लिए, जो मैं पाँचवा बेटा हूँ, उसके लिए वो ना तरसे। ठीक है। आगे की पंक्तियाँ, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। आगे की पंक्तियों में अपनी स्थिति को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ, सही है, यहाँ मैं ठीक ठाक ही हूँ, यह भी एक चुनौती है, यह भी जीवन का एक रूप है, बस घर नहीं है, बस इसीलिए मैं तरस, घर नहीं हूँ बस यही है, खाली मेरे मन में क्या अफसोस है कि घर में मैं नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन ये जो बस मैं कह रहा हूँ कि घर नहीं है, यही तो एक बड़ा बस है जो जो मुझे व्यथित कर रहा है, और इसी बस से सब विरस है, और ये जो बस है कि घर नहीं है, यही तो मेरा सबसे बड़ा विरस है, बेकार का रस है, जो कि घर मेरे पास नहीं है। अपने मन को, उनका मन व्यथित हो गया है घर को याद करते हुए, वो अपने मन को ढांढस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है मज़े में हूँ, बस मेरे पास घर नहीं है, लेकिन बाद में तुरंत वह कह उठते हैं अपनी व्यथा में कि यही घर जो नहीं है, यही तो बड़ा बस है, और यही मेरे लिए क्या है, बेरस है, बिना रस के है, कि मेरे पास घर नहीं है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर आगे वह स्थिर होकर कह रहे हैं कि मेरे परिवारजनों से, मेरे माता पिता से, मेरे भाई बहनों से, उनसे यह ना कहना, उसे हमेशा धीर देते रहना, उनके मन में धीरज बंधाते रहना, उन्हें शांत करते रहना, उसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर व्यथित नहीं हूँ, मेरी दशा का वर्णन उनसे मत करना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, उनसे जाकर कहना कि मैं काम करता हूँ और मैं उन लोगों का नाम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, लोग चाहते हैं कि मत करो कुछ भी शोक, इस मामले में मत करो। ठीक है। आगे की पंक्तियाँ देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, और ढांढस बंधाने के क्रम में वह कह रहे हैं और कहना कि मैं बिल्कुल मस्त में हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं एकदम अच्छे से क्या कहते हैं सूत को काट रहा हूँ और मैं उसी में मग्न हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और मेरा वजन भी ठीक ठाक है और मेरा भोजन भी, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। ये सब बातें अपने परिवारजनों को ढांढस बंधाने के लिए वो कह रहे हैं। वह सावन से, हरे भरे सावन से कह रहे हैं कि ऐ तुम ये जाकर संदेश मेरे परिवारजनों को, मेरे माता पिता को दो। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं कूदता हूँ खेलता हूँ, जितने भी दुख आते हैं मैं उसे अपने से दूर ठेलता हूँ, और कहना मेरे परिवारजनों से कि मैं मस्त हूँ, ये कभी ना कहना कि मैं अस्त हूँ, यानी कि डूबा हुआ हूँ, सुस्त हूँ मैं, गम के दुख में मैं डूबा हुआ हूँ, अपने दुख में मैं डूबा हुआ हूँ, हर तरह से निस्तेज होकर मैं डूबा हुआ हूँ। ठीक है। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ऐसा मत कहना कि ऐसा कभी ना कहना कि जैसा मैं हूँ, उससे कहना कि मैं मस्त हूँ। जो मेरी स्थिति है इस जेल में, जो उनकी अवस्था थी, जो कष्ट था, उसके रूप का वर्णन वो कहते हैं नहीं कहना, कहना देना जागता हूँ। उनसे यह नहीं कहना कि मैं उनकी यादों में मैं रात रात जगता हूँ, किसी तरह दिन काट रहा हूँ, मैं उनकी यादों में खोया हुआ जागता रहता हूँ, ऐसा नहीं कहना। और यह भी नहीं कहना कि मैं आदमी से भागता हूँ, नहीं, यानी कि अभी जो मेरी स्थिति है ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से ही भाग रहा हूँ, आदमी ही आदमी से भाग रहा हूँ, आदमी ही और आदमी से ही भाग रहा हूँ। इस हाल का विवरण तुम मत करना।
कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। ए सावन, ए हरे भरे सावन, सावन को वो संदेश वाहक के रूप में कह रहे हैं। तुम उनसे यह ना कह देना कि मैं हर स्थिति के लिए मौन हूँ, मैं मस्त हूँ, उनसे ऐसा ना कहना। खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, ऐसा उनसे मत कहना। मेरे इस बात का जिक्र उनसे मत करना, वे बहुत दुखी हो जाएंगे। सांकेतिक अर्थ में ये कह रहे हैं, देखना कुछ बक ना देना, देखना किसी भी हालत में तुम कुछ बक ना देना, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरा परिवार दुखी हो जाए, मेरी हालत को समझ जाए और वह दुखी हो जाए। उन्हें कोई शक ना देना, उन्हें भूल से भी यह शक ना हो कि मेरी अवस्था क्या है, इस कारावास में मैं किस तरह रह रहा हूँ। देखो उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो, उन्हें जो मेरी बातें हैं उसको बताना कि मैं मस्त हूँ, ठीक है, अपने काम में मैं व्यस्त हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तो अपने उस सजीले सावन से, सावन का महीना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पंक्ति के माध्यम से, तो वो अपने उस सावन से कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हरियाली से भरे हुए सावन, सजीले सावन, तुम ही मेरे पुण्य पावन हो, तुमने ही मुझे काया को पुण्य कर दिया, पवित्र कर दिया। तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे जितना हो बरस लो, नहीं मेरी आँखों से और पृथ्वी पर चारों तरफ बरस लो, और लेकिन वे ना बरसे, उनकी आँखों से धाराएं आंसू बनकर ना बरसे, और पांचवें यानी मेरे लिए वे ना तरसे। तो पंक्ति के माध्यम से पूरा व्याख्यान अपने परिवार के प्रति जो उनका स्नेह है, जो प्रेम है, और परिवारजनों के प्रति जो उनकी जो व्यथा उनके मन में कारावास में वह झेल रहे हैं, उनकी याद में जो उनका मन दुखी हो रहा है, उनका स्पष्ट और सहज वर्णन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसमें किया है। तो यह पढ़कर उनका जो वास्तविक स्थिति यहाँ पर चित्रित होती नजर आई है। तो यह पूरी व्याख्या थी कविता की। अब चलिए अभ्यास की तरफ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें जल्दी जल्दी अपने पाठ को ख़त्म करना है। तो चलिए अभ्यास की तरफ हम चले। पहला, कविता के साथ पानी के क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो पंक्ति के माध्यम से हमने क्या देखा कि यहाँ पर शुरुआत में ही वह इसका चित्रण कर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, यानी कि आँखों से आज घर को याद करके आँखों से पानी बह रहे हैं, लगातार पानी बह रहे हैं, रात भर पानी बह रहे हैं। और क्या कहते हैं, और यहाँ पर दो रूप चित्रित है। सावन का महीना है, उनके आँखों से भी आंसू जलधारा सावन के रूप में बरस रही है, और वातावरण में भी सावन बरस रहा है, रात भर बरस रहा है, बहुत बरस रहा है, जिससे उनका मन और प्राण और मन छटपटा गया है घर की यादों में घिरकर। और क्या कहते हैं, आपस में यही संबंध है दोनों में कि रात भर पानी गिरने से, जो आंसू गिरने से उनका क्या प्राण और मन जो है उसी में घिर गया है, और क्या कहते हैं, जो पानी बरसने के साथ ही उनकी यादें घर के प्रति तेज हो गई है। ठीक है। दूसरा, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर यानी कि अत्यधिक दुख का घर इसलिए कहा है क्योंकि बहन जब आई होगी मायके तो खुशहाली को महसूस करने आई होगी कि कोई भी बेटी मायके अपने मतलब शादी के बाद जब अपने मायके जाती है तो अपना जो बीता हुआ उनका बचपन है
वहाँ वह वही सुख महसूस करती है, अपने भाइयों परिवारजनों के साथ वही सुख वह महसूस करती है। लेकिन मेरे नहीं रहने के कारण, कवि के नहीं रहने के कारण जो पूरा घर क्या बना हुआ है, अत्यधिक दुख का जंजाल बना हुआ है। इसीलिए कवि ऐसा घर को कहते हैं कि मायके बहन आई है लेकिन मेरा खुशहाली लेने के लिए, सुख पाने के लिए, लेकिन घर मेरे कारण क्या बन गया है, अत्यधिक दुख का घर बन गया है। ठीक है। तीसरा, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों में हमने देखा कि अपने पिता के बारे में और उनके जो विशेष गुण हैं उनके पिता का, उनका वर्णन उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में, मतलब कि बड़े बड़े दो तीन स्टेंजा में उन्होंने अपने पिता का विशेष वर्णन किया है। नहीं, क्या किया है कि जो उनके जो पिताजी थे उनको बुढ़ापा कभी छू नहीं पाया, क्योंकि उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी वह उनकी कठिनता से पालन करते थे, नियम से पालन करते थे, जिससे कि उनका शरीर एकदम सुगठित था और उम्र होने के बाद भी ऐसा लगता था कि बुढ़ापा उनके पास नहीं आया है। वह दौड़ते थे और हमेशा चेहरे पर खिलखिलाए रखते थे। बुढ़ापा का कोई भी अवसाद उनके मुख पर दिखाई नहीं पड़ता था। वे मौत से भी कभी नहीं चकते थे। वह मौत का भी सामना करने को तैयार थे और कितने भी कठिन पल आए, शेर के आगे ना बिचके कहने का मतलब है कि कितना भी कठिन समय आया उनका व्यवहार नहीं बदला, उन्होंने उनका सामना किया। उनके बोली में आज भी गर्जन है, जो कि कहीं से भी बुढ़ापा का लक्षण नहीं दिखता है। और काम में, हर काम में वह उनका जो लगनशील स्वभाव है वह दिखाई पड़ता है। और आगे की पंक्तियों में भी वह कहते हैं कि वह नियमतः गीता का पाठ करते हैं। आज इस उम्र में भी 260 दंड उठक बैठक वह लगाते हैं। और जो उनका मुदगर है, जो क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में लोग आज भी मुदगर का प्रयोग अपने शरीर को मतलब मजबूत रखने के लिए करते थे हिलाकर, और वो आज भी करते हैं। और इस तरह से अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं उन्होंने कविता की पंक्तियों के माध्यम से उकेरा है। ठीक है। चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बतलाइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्ति आई है। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसमें बस का मतलब विविध रूप दिखाई पड़ता है। इन्होंने यहाँ यमक अलंकार से बहुत ही सुंदर तरीके से पंक्ति को सजाया है। यहाँ बस का 2-3 अर्थ दिखाई पड़ रहा है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। वह कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ, यह सही बात है, मगर घर में नहीं हूँ, बस यही दुख है। आगे की पंक्तियों में व्यथित होकर, व्याकुल होकर इसी बस के बारे में वह कह रहे हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यह जो बस है कि सिर्फ मेरे पास, मैं घर में नहीं हूँ, यही तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बस है। ये जो बस है कि घर में मैं नहीं हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ा कष्टकारी है, बहुत बड़ा कष्ट है। और इसी बस से सब विरस है। और यही बस कि मैं घर में नहीं हूँ, यही मेरे जीवन का क्या है, विरस बना हुआ है। यह सारे रस की, मेरे जीवन के सारे रस को किसने क्या बना दिया है, बेकार बना दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर बस शब्द का जो प्रयोग है बहुत ही विशेष रूप से सुंदर अर्थों में, तो 3 अर्थों में बताते हुए उन्होंने इसका प्रयोग किया है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिवारजनों से छिपाना चाहता है। तो हमने देखा कविता की अंतिम पंक्तियों में कि वह क्या कहते हैं, सावन से, हरे भरे सावन से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं मस्त हूँ, उन्हें हमेशा ऐसा ही बताना नहीं, और अपने परिवारजनों से जो उनकी वास्तविक स्थिति है वह छिपाना चाह रहे हैं कि उनसे ऐसा ना कह देना कि मेरी वास्तविक स्थिति
क्या है, यहाँ कारावास में मैं कौन सा कष्ट झेल रहा हूँ, या मेरी अवस्था क्या है, मेरी मनस्थिति घर में नहीं होने के कारण क्या हो गई है, मैं किस अवसाद से घिरा हूँ, यह अपने मेरे परिवारजनों को मत कहना। नहीं कि मैं आदमी से भागता हूँ, ऐसा नहीं कह देना। वैसा कुछ भी नहीं कह देना कि मैं किस हालत में हूँ, या कभी ना कह देना कि मैं अपनी स्थिति से मौन हो गया हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर तरह से सही तरीके से अपने काम को करता हूँ, ऐसा कहना। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे आगे का रास्ता क्या है, उनसे यह मत कहना। नहीं, तुम कुछ भी मत बक देना, उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो जाए मेरी वस्तु स्थिति का। इस कारावास में जो मेरी वस्तु स्थिति है, भूल से भी उसे शक ना हो जाए। नहीं, तुम चाहे जितना भी बरस लो मेरी आँखों से और पूरे वातावरण में, लेकिन वो ना बरसे, उन्हें दुख का अवसाद ना घेरे, ठीक है, और मुझ पाँचवें के लिए वे ना तरसे। तो यही सब मनस्थिति वो अपने परिवारों से छिपाना चाहते हैं, ठीक है। कविता के आसपास ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों के कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जिसमें क्या कहते हैं, जो प्रकृति के उपादान हैं, मतलब प्रकृति के उपादान मतलब जो प्रकृति में फूल, पक्षी, कोई भी क्या कहते हैं जो जानवर है, या प्रकृति का कोई रूप, जो बादल हैं, ये कैसे संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं, संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, उनका आपको संकलन करना है। दूसरा, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखे। अब कभी किसी न किसी समय या ऐसा मौका आपके जीवन में ज़रूर आया होगा, 1-2 दिन के लिए ही सही आप घर से दूर रहे होंगे, तो उस समय घर की याद कैसे सताती है, ये आपको लिखना है। अगर आप हॉस्टल में हैं, पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं, तो फिर आपको घर की याद किस रूप में आती है, कैसे आती है, इसका विवरण आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी कविता की पंक्तियाँ मैंने आपके सामने स्पष्ट की, मैंने इसकी व्याख्या भी स्पष्ट कर दी और अभ्यास को भी मैंने बताया। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुई होगी। अगले वीडियो में अगले क्लास को लेकर, अगले नए पाठ को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।